बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। ये कॉफी टेबल बुक नेटवर्क 18 की ओर से तैयार की गई है और दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने इस बुक को लॉन्च किया है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर तैयार की गई इस बुक में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। कॉफी टेबल बुक में पीएम मोदी के जीवन के 75 अहम पड़ाव को बताया गया है। किताब में पीएम मोदी के जीवन की दुर्लभ तस्वीरें हैं और इस मौके पर गृह मंत्री ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पीएम मोदी के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं पर चर्चा की है। नमस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर न्यूज 18 यानी नेटवर्क 18 ने एक किताब यानी कॉफी टेबल बुक को बनाया है, जिसको हमारी क्रिएटिव और एडिटोरियल टीम ने बनाया है। और मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी हैं, राहुल जोशी जी, और हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और इस कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन करेंगे। राहुल जी। की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे और ये कॉफी टेबल बुक बहुत ही खास है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के 75 पड़ाव को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और न सिर्फ उन पड़ाव को दिखाया गया बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी जी के 75 माइलस्टोन्स हमने कैप्चर किए हैं। ये किताब जो है 5 भागों में हम लोगों ने बांटी है। उनकी शुरुआत की साधारण ज़िंदगी, उसके बाद उनका गुजरात में जो उन्होंने समय बिताया, उसके बाद विकसित भारत की सोच, फाइनली ग्लोबल लीडर की तरह उनकी जिस तरीके से उनका इमरजेंस हुई। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा भी है उनके लिए और काफ़ी पुरानी तस्वीरें और माइलस्टोन्स कैप्चर किए हैं। नमस्कार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस किताब का विमोचन किया है। नेटवर्क 18 की तरफ से ये किताब तैयार की गई है और इस कॉफी टेबल बुक में बहुत ही खास तस्वीरें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है और उनकी जिंदगी के 75 महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाया गया है। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसक जेनजी क्रांति की गूंज अब भारत तक पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। क्यों मचा है जेनजी पर सियासी बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने सत्ता बदल दी और अब उसी जेनजी का जिक्र भारत की सियासत में भी गूंज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में पलटवार किया। जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया, जरा पहले उसे देख लीजिए। जेन जी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? जेन जी अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो भारत को क्यों नहीं बनाएगा? वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत में गृह युद्ध भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल के आचरण को मर्यादा के खिलाफ कहा। राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। जी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं,
तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है तो उनसे ना पूछें। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दलील दी कि ज़ेन-जी परिवारवाद के खिलाफ है। ज़ेन-जी भी कांग्रेस की परिवारवादी वाली राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। नेपाल से उठी ज़ेन-जी की गूंज अब भारत की सियासत का तूफान बन चुकी है। राहुल गांधी ने जहां ज़ेन-जी को लोकतंत्र का रखवाला बताया, वहीं बीजेपी उसी ज़ेन-जी को कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी बता रही है। सवाल ये कि क्या ज़ेन-जी की राजनीति वाकई सत्ता बदलने की ताकत रखती है या सिर्फ ये चुनावी शोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल के जेनजी वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह समेत एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का जनाधार खिसक गया है। राहुल भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं तो विपक्ष ने एनडीए पर निशाना साधा है। राहुल गांधी इज मेकिंग मॉकरी टू द डेमोक्रेसी। Election Commission is doing his duty. It is you must have seen pataka and chudchudi during Diwali. That is his hydrogen bomb is like that. राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का जनाधार पूरी तरह खिसक गया है। वो विचलित हो गए हैं। उनको लगता है कि मोदी के सामने हमारा कहीं कोई जगह नहीं है। अब नेपाल के आंदोलन की चर्चा करते हैं। आपने देखा कि नेपाल में आंदोलन तो हुआ, लेकिन आंदोलनकारी क्या कर रहे थे? मोदी जैसा पीएम चाहिए, मोदी जैसा पीएम। इससे इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, निशिकांत दुबे जी वोकल डायरिया का शिकार है। उनके पार्टी के राजीव प्रताप रूडी भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। अरे भाई, जो भारत का युवा है जिसे जेन जी कहते हैं, वो क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो वोट चोरी से सरकार बनाते हैं? ये क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो अमेरिका की एक धमकी पर सेना के शौर्य को कलंकित करते हुए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देते हैं? तो भैया, ये जेन जी बदलाव चाहता है और भारत का युवा लोकतांत्रिक तरीके से वोट चोरों को, जमीन के दलालों को सत्ता से हटाएगा। सत्ता पक्ष की घबराहट ही बता रही है कि किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण केंद्र की सरकार ने कर दिया है। केंद्र की सरकार जहां भ्रष्टाचार को रोकने में विफल है, जहां अत्याचार को रोकने में विफल है, महिलाओं के साथ अन्याय को रोकने में विफल है। और देखिए, बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर लालू परिवार और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से जारी वीडियो पर अब सियासत तेज हो गई है। हम समय है महाभारत में एगो संजय रहे जवन आनर धृतराष्ट्र के आंख बन गई। आज के जमाना में लालू परिवार में हरियाणा से एगो संजय आएगा। चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच वीडियो वार जारी है। ताजा हमला किया है बीजेपी ने। बीजेपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसका टाइटल है भूलेगा नहीं बिहार प्रेजेंट्स, भाई भाई के बीच दीवार। पार्टी बनाए हुए, लेकिन पापा अभी पार्टी का फ्यूचर तो हम ही है ना। चुप रहो, कुछ भी बोलता है।
अभी पापा है ना ठीक है तो कह रहा है। बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए लालू परिवार पर निशाना साधा है। वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव की वजह से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में मनमुटाव है और संजय यादव की वजह से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल होना पड़ा। देख रहे हैं कैसे बड़े साहब बड़े पुत्र का मोह में फंसे जा रहे हैं। हम क्या करें संजय? मैं कुछ कहूं। बीजेपी के इस वीडियो पर सियासत तेज हो चुकी है। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या ये आरजेडी का नया संजय राज है क्या, या बस परिवार का विभाजन राज? क्या परिवार इस तरह से विभक्त होकर चुनाव में उतरेगा? महागठबंधन के दलों में तो दरार है ही, परिवार में भी दरार। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने लालू फैमिली पर तंज कसते हुए संजय यादव पर जोरदार निशाना साधा। उधर संजय जी सोच रहे हैं कि परिवार में फूट डाल दो। जब परिवार का कोई सदस्य नहीं रहेगा और भाई तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल पर हम कब। वहीं कांग्रेस ने पारिवारिक मामले को राजनीति में न लाने की नसीहत दी है। देखिए, राजनीतिक गतिविधियां अलग अलग होती है, लेकिन पारिवारिक मामले में हम लोग को बोलने की क्या जरूरत है। आरजेडी की ओर से इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अभी महज एक दिन पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट टैग किया था जिसको संजय यादव के खिलाफ बताया जा रहा था और अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर निशाना साधा है। बता दें, हरियाणा के रहने वाले संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार भी। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ। आज से तेज प्रताप का हमसे हमारी पार्टी से कोनो नाता नहीं है। और देखिए, महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे को आगे कर रहे तेजस्वी यादव के भी सुर बदले बदले से हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह अब तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता ही तय करेगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर राजनीतिक रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत दिन पर दिन बदलती जा रही है। महागठबंधन के नेताओं के बयान में भी परस्पर विरोध देखने को मिल रहा है। अब तक अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे तेजस्वी यादव के भी सुर अब बदले बदले से लग रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, पहले आप तेजस्वी के इन दोनों बयानों को सुनिए। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, आगे ले जाने का काम करेगा। और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए। चुनावी सभाओं में अपने चेहरे को आगे करते हुए तेजस्वी यादव जनता को ये बता रहे थे कि समझिए बिहार के सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है, इसके पीछे की मंशा हर कोई राजनीति में बखूबी समझ रहा था। लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह तेजस्वी भी अब ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। यानी तेजस्वी के बदले हुए सुर कृष्णा अल्लावरू के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। बिहार की जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मन बना लिए कि इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देगी और बहुत जल्द बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस से चुन लेगी। महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताते आ रही है। लेकिन एनडीए नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के हट के कारण तेजस्वी बैकफुट पर आ गए हैं। बीजेपी और जेडीयू निशाना साध रहे हैं कि तेजस्वी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, महागठबंधन की हार दिख रही है, इसलिए अपना चेहरा आगे नहीं कर रहे। तेजस्वी जी को लगता है कि अब कुछ हद तक जमीनी हकीकत का भान हो गया है, तभी तो कह रहे हैं कि जनता ही तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस नेताओं के हठधर्मिता के कारण तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं अपना सुर बदलते हुए कि जनता जिन्हें तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा।
सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर सवाल उठा रहा है, जबकि महागठबंधन की पार्टियां ऑल इज वेल का दावा कर रही हैं। हालांकि सीट बंटवारे और सीएम फेस पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी के नाम पर मुहर लगती है या फिर महागठबंधन बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरेगा। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक बात नहीं बन पाई है और इसी बीच एक नया विवाद शुरू हो गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोक दिया है, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या आरजेडी कांग्रेस पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रस्साकशी देखने को मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी नूरा कुश्ती के बीच महागठबंधन की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर दावा ठोकते हुए आरजेडी ने दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी है। फिलहाल कुटुंबा विधानसभा सीट से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं, लेकिन इस सीट पर अब की बार आरजेडी पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस राजेश राम के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रही है, जिसे लेकर आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी कुटुंबा से ही 2 बार से विधायक बन रहे हैं, आगे भी वही लड़ेंगे, आगे भी वही बनेंगे। कांग्रेस की दलील है कि राजेश राम लगातार 2 बार से कुटुंबा में जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते की राजनीतिक घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुटुंबा पर इस बार आरजेडी की नजर है। 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे। इसके बाद 18 सितंबर को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कोई नेता शामिल नहीं हुए, जबकि वामदल और वीआईपी के कार्यकर्ता आरजेडी के न्योता पर पहुंचे, जिससे आरजेडी के हौसले बुलंद हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हर प्रखंड में, हर जिला में बैठकों का दौर जारी है। कुटुंबा सीट पर महागठबंधन में दिख रही फूट की झलक से एनडीए के नेता काफी खुश हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी को लेकर एनडीए ये दावा कर रहा है कि महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। न तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाई है और न ही सीएम फेस पर मुहर लग रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन एनडीए के टक्कर में नहीं है, कांग्रेस आरजेडी में ही लड़ाई जारी है। राजेश राम जी के खिलाफ राजद से उम्मीदवार सुरेश पासवान जी होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि राजद और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, उनकी सीट पे राजद द्वारा किसी और उम्मीदवार को आगे करना, ये तो सीधे सीधे कांग्रेस को आईना दिखाना है ना, राजनीतिक हैसियत बताने वाली बात है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू को लग रहा है कि महागठबंधन में फूट का फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। ऐसे में देखना होगा कि मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर नाम बदलने और फर्जी डिग्री लेने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति खरीदने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अशोक चौधरी पर बेनामी और मानव विकास न्यास के जरिए जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर पत्नी के नाम पर गलत तरीके से फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप से फर्जी बिल बनाकर पेट्रोल चोरी करने का भी आरोप लगाया। बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। ये अशोक चौधरी जी जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं।
महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे। जेल भेजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा। तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। और देखिए, एनडीए नेताओं पर प्रशांत किशोर के आरोप पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोप को झूठा बताया और साथ ही उन पर सस्ती लोकप्रियता को लेकर भ्रम और अफवाह की राजनीति करने का आरोप लगाया है। क्या धंधा बना लिए आप, झूठा आरोप लगाना और भाग जाना। पहले आप डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर वाकई आप में दम है तो किस तरह की भ्रम और अफवाह की राजनीति आप कर रहे हैं? रोज उठना है, झूठा आरोप किसी नेता पर लगा देना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में। आप पे मुकदमा भी हो चुका है, पहले आप उसका जवाब दीजिए। और डॉक्टर संजय जायसवाल जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या बात करते हैं कि मुकदमा हुआ था हमारे डिप्टी सीएम साहब पर और वो जेल गए थे? कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, कोई कागज इसका दिखा सकते हैं क्या? और देखिए, प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने अभियान में जो अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं उस पैसे का स्रोत क्या है, पहले वो बताएं। जिस नेता के पास न कोई आइडियोलॉजी हो न कोई एक सिद्धांत हो, प्रशांत किशोर का इतिहास रहा है कि जो नेता और पॉलिटिकल पार्टी इनको कंसल्टेंसी फीस देती है वो ईमानदार और जो नहीं देती है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो देश कभी सिद्धांत और आइडियोलॉजी बेचने वालों के साथ खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को यह भी बताना चाहिए कि आप अपने अभियान में जो अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है? घर में कोई कल्प वृक्ष लगाए हुए हैं क्या? पहले बिहार की जनता को जवाब दीजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।